जन चौक के दर्शकों, श्रोताओं, सभी को रामचंद्र जोशी की नमस्ते, आदाब। पिछले संडे को हम लोगों ने 1957 से और 62 तक का सफर तय किया था और आज तय करेंगे 62 से 67 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल का सफर क्यों तय कर रहे हैं। देखो, छोटी सी बात है। भारतीय लोकतंत्र में हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और मैं भी भारतीय लोकतंत्र गणतंत्र के साथ ही मैं बड़ा हो रहा हूँ। यानी मेरी जो यादें हैं वो इस गणतंत्र की यात्रा के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की यादें बिल्कुल निजी नहीं होती। वो समकालीन समाज, राज सत्ता और समय के साथ जुड़ी हुई होती है। तो मेरी भी यात्रा कुछ ऐसी ही है। आज हम 62 से और 67 तक के वक्त को याद करेंगे। अब देखो, इस समय यानी जब हम 62 से शुरू कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं पूरे किशोर अवस्था में आ चुका हूँ। यानी 19 वर्ष का मैं हो चुका हूँ। अब तक मैं जयपुर था, लेकिन एक दिन सोचा कि अब जयपुर में बहुत हो गया। यानी अब ये रंगमंच मेरे लिए छोटा पड़ने लगा और ऐसे लगने लगा कि अब कुछ यहाँ से उड़ा जाए। मनी तो है, एक ही डाल पर तो नहीं बैठा रह सकता, मन पंछी तो है। तो मैंने एक दिन तय किया कि अब हम जयपुर से दिल्ली की उड़ान करते हैं। यानी दिल्ली देश की राजधानी, सत्ता की नगरी। तो एक रात क्या हुआ कि मैं बिना टिकट, एक रात बिना टिकट, रात को 12 बजे की ट्रेन होती थी उस समय, उसमें मैं बैठ के दिल्ली के लिए रवाना हो गया। यानी विदाउट टिकट दिल्ली पहुंच गया सुबह। पुरानी दिल्ली स्टेशन हुआ करता था उस समय, अब भी है। तो दिल्ली पहुंच गया और वहां मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ में रहा। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि जो उससे पहले मैंने ये किया था कि मैंने आप कह सकते हैं कि 10वीं की परीक्षा के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। उसके सप्लीमेंट्री मेरी आई थी और परीक्षा के लिए पैसे चाहिए थे फॉर्म भरने के लिए, और मेरे पास फीस कुछ नहीं थी। तो मैंने उसको फीस भरने के लिए मैंने जुगाड़ किया। मुझे एक ऑफर आया कि आप फीस के लिए एक रास्ता निकाल सकते हैं। आपको रामलीला में काम करना पड़ेगा, यानी सीता बनना पड़ेगा और शकुंतला, हाँ शकुंतला। तो मैंने हिसार में वो रामलीला हो रही थी और वहाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला कि आप 10-12 दिन तो सीता की भूमिका निभाएं और इसके बाद शकुंतला की भूमिका निभाएं। तो मैं दिल्ली आने से पहले मैं हिसार गया और वहाँ मैंने पूरे 15 दिन रहा। 12 दिन सीता की काया में मैंने प्रवेश किया, या कहिए कि सीता ने मेरी काया में प्रवेश किया। इसे बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। यानी और एक दिन फिर शकुंतला का नाटक हुआ, उसमें शकुंतला में बना और क्या हुआ कि काफी पैसा मिला। एक तो सीता के नाते मेरे बड़े लोगों ने भक्ति भाव से बहुत पैसा दिया, और शकुंतला जब मैं बना तो स्टेज पर 54, 52, 58, 1 रुपया, 2 रुपया उछाला गया। और शकुंतला नाटक इतना ही प्रसिद्ध था और शकुंतला की भूमिका तो आप जानते हैं, कालिदास ने जो संस्कृत में नाटक लिखा तो मैं वो बना।
और जो पैसे मिले तो मैंने तुरंत ही TMO जयपुर किया, एक दोस्त को, तो वो तुरंत फॉर्म भर दे। फॉर्म तो वहीं छोड़ आया था और भर, और वहीं से तो मैं दिल्ली आ गया और अपने एक दोस्त के साथ रहने लगा, लेकिन काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। अच्छा, दिल्ली में आकर के भी मैंने नाटक किए, ये आपको बताऊँ। एक उस समय एक बड़ा प्रसिद्ध हिंदुस्तानी थिएटर हुआ करता था और जिसके कर्ता-धर्ता 2 लोग थे, बड़े मशहूर व्यक्ति, MS सत्यू, जो बहुत बड़े फ़िल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने गर्म हवा को डायरेक्ट किया, और शम्मा ज़ीदी उसकी प्रोड्यूसर थी। और शम्मा ज़ीदी और ये अपने MS सत्यू बाद में पति-पत्नी भी बने, दोनों की शादी हुई और आज उनका बड़ा नाम है। उनका उस समय ब्रेक्स के कुछ नाटक खेल रहे थे ये। उसमें मैंने छोटी-मोटी भूमिका निभाई। फिर उन्होंने मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक भी खेला। तो उस समय मतलब ये रहा सबसे बड़ा, माने वो जबरदस्त काम था। उस समय नियाज हैदर, बाबा नियाज हैदर बहुत बड़े राइटर थे, ड्रामा राइटर थे। उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के वो विद्वान थे। उन्होंने अनेक संस्कृत नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया, हिंदुस्तानी में अनुवाद किया। तो जैसे मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का नाटक था, और शकुंतला भी, और ब्रेक्स के नाटकों का भी। तो इन सब में मैंने थोड़ा छोटी भूमिका निभाई। और उस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय 1-2 नाटक मैंने जबरदस्त देखे। उस समय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर अलकाजी हुआ करते थे, और उन्होंने पहली बार एक नाटक खेला, और वो था अंधा युग। धर्मवीर भारती का ये नाटक है, और ये पहली बार दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में जिसे बोलते हैं रूइंस, वहाँ खेला गया। और उसमें ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, मोहन महर्षि जैसे दिग्गज अभिनेता, मंचीय अभिनेता ने एक्टिंग की, और मैंने उसको देखा, वाकई वो देखने लायक था। लेकिन उससे दूसरी बड़ी बात ये है कि हेमलेट एक नाटक खेला गया आईफेक्स का, और इस नाटक में मैंने उसमें काम नहीं किया, लेकिन एक खास घटना मेरी यादों से वाबस्ता है। हेमलेट पंडित जवाहरलाल नेहरू को बड़ा प्रिय था, और उसमें वो था ना कि टू बी और नॉट टू बी, करूं या ना करूं, इसी कहते कि पंडित जी इसी वो में रहा करते थे, इसलिए उन्हें हेमलेट बड़ा प्यारा था। अब देखिए वो आईफेक्स में, दिल्ली के आईफेक्स ऑडिटोरियम में खेला गया, और उसकी विशेषता ये है, जो मैं मेरी यादों से जुड़ा हुआ है, कि जवाहरलाल नेहरू कोई 5 या 10 मिनट लेट पहुंचे हॉल में, लेकिन उनके लिए अलकाजी साहब ने नाटक का मंचन नहीं रोका, और समय से शुरू हुआ। और उसकी बात यह है कि जब इंटरवल हुए तो मुझे और भी आश्चर्य हुआ कि मैं ठीक उनसे 1 या 2 कतार पीछे बैठा हूं, क्योंकि उस समय इस सिक्योरिटी का इतना बड़ा कोई जंजाल, कोई झंझट नहीं था। और मैं नेहरू जी की 2 सीट 2 कतार पीछे बैठा हूँ, और नेहरू जी जाहिर है कि इंटरवल में खड़े हुए, और पूरे वहाँ के जो हॉल में जितने भी दर्शक थे उनको जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद ये सब करने लगे। उन्होंने सबका अभिवादन स्वीकार किया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक प्रधानमंत्री और चाचा नेहरू के साथ हेमलेट देख रहा हूँ। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप देखिए एक सब और बात इसी में ये है कि भारत चीनी भाई भाई, भारत चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा चला था 50 से, और 60 में ये नारा खत्म हुआ। क्यों हुआ क्या आपको मालूम ही है। 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, और उसमें भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बावजूद इसके नेहरू जी की जो लोकप्रियता, उसमें थोड़ा बहुत डेंट जरूर लगा, लेकिन कम नहीं हुई थी। उस समय अखबारों में एक मांग जरूर उठ रही थी, जो मुझे अच्छी तरह से याद है, कि उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वी के कृष्णन मेनन,
उनसे लोग इस्तीफा मांग रहे थे कि इनसे इस्तीफा लो, क्योंकि भारत और चीन दोनों की युद्ध में भारत उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है और चीन आगे है और चीन जीता भी, और उसके बहुत सारे के कारण है, उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये हुआ। और लेकिन आखिर में वीके कृष्णा मेनन को त्याग पत्र देना पड़ा और उनकी जगह फिर यशवंतराव बलवंतराव चौहान, वाई बी चौहान जिसको हम जानते हैं, वो बने। और उसी दौरान फिर 1964 में हम देखते हैं, मैं दिल्ली से फिर कलकत्ता चला गया और क्या है कि मुझे एक रिपोर्ट, एक जगह काम मिल गया दैनिक, जिसमें हिंदुस्तान समाचार में, उसमें टाइपिस्ट कम टीपी ऑपरेटर में बन गया। तो दिल्ली से कलकत्ता चला गया और जब मैं पहुंचा तो उसके कुछ दिनों के बाद पंडित नेहरू जी की 27 मई को मतलब मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। और कलकत्ता के, मुझे याद है, कलकत्ता के तमाम पेपरों ने प्रथम पृष्ठ पर जो, यानी जिस तरह से शोक मनाया पूरी कलकत्ता की जनता ने, जाहिर है कि तो मुझे वो पूरे हॉल का हैमलेट जो साथ में देखने का, यानी वो जो आत्मिक अनुभूति जो हुई थी नेहरू जी के साथ, वो जाहिर है कि फिर से ताजा हो गई। और इसके बाद क्या हुआ कि पहली बार मुझे कलकत्ता में एक और अनुभव हुआ, और वो हुआ कि यहाँ सांप्रदायिक दंगों को करीब से देखने और थोड़ा बहुत उन्हें उन पर लिखने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि दंगे थोड़े बहुत छोटा, कोई बहुत बड़े स्केल का नहीं था। तो थोड़ा था कि स्टेट्समैन, उस समय का जो प्रसिद्ध दैनिक था स्टेट्समैन, उसमें इनकी वो इसके जो थे पैगंबर मोहम्मद साहब, और उनके बारे में कुछ अप्रिय टिप्पणियां छप गई थी, इसे लेकर के मुस्लिम भड़क उठे और रेस हुआ, लेकिन वो तो दबा लिया गया। उसी समय 1965 में ही, यानी जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री उनके उत्तराधिकारी बने। और 65 में जो सबसे बड़ा जो रहा वो था भारत पाक युद्ध 1965 का। 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ और उसमें जाहिर है कि भारत आगे रहा और पाकिस्तान को काफी घाटा उठाना पड़ा। कुछ उनके सीमाएं छोड़ने, उनके कुछ क्षेत्र भारत में आए, माने भारत की सेना बहुत अच्छे स्तर पर थी। 1965 की बात कर रहा हूँ। और उस समय एक बहुत बड़ा कलेक्टर सामने आया, हमीद, अब्दुल हमीद। उन्होंने अकेले ने ये पोखरण में, ये इधर वेस्टर्न पश्चिमी मोर्चे पर अकेले हमीद साहब ने 10 या 11 पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए, अब्दुल हमीद। और वो उससे जो चला, माने उनका नाम हुआ अब्दुल हमीद, तो बहुत बड़ा नाम थे, और एक साधारण से सोल्जर ने मतलब वो सारे टैंक उड़ा दिए और उससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ, बल्कि उस पाकिस्तान के हार में इसने बड़ा कंट्रीब्यूट भी किया। और उस समय नाटे थे, हुआ करते थे शास्त्री जी, बट लेकिन बड़े सहज सरल और मतलब बड़े आत्मीय व्यक्ति थे, उनमें कोई दिखावा नहीं था। तो उन्होंने एक नारा दिया कि सब मिस ए मील वन से वी, अगर आपको, और किसान सैनिक जवान, किसान जवान जिंदाबाद, ये नारे तब से चले। और हम लोगों ने मतलब चाहे कोई भी हो, भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने सप्ताह में एक दिन भूखा रहना पसंद कोशिश की थी, और वो अनाज बचाया और सेना को पहुंचाया। मतलब वो समय ऐसा था। और किसान और श्रमिक, किसान और सैनिक जवान दोनों के अंदर एक पहली बार लगा कि किसान और सैनिक जो है एक ही मंच पर एक साथ खड़े हैं, और इसका श्रेय मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को देना चाहूंगा। शास्त्री जी, लेकिन क्या हुआ बाद में, फिर इसके बाद 1966 में माने ताशकंद में मीटिंग हुई
समझौता हुआ भारत और चीन के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच। और उस समय पाकिस्तान के जो कमांडर हुआ करते थे वो थे मोहम्मद अयूब, और दोनों के बीच हुआ। लेकिन वहाँ एक दुर्घटना हुई या ट्रेजेडी हुई, कुछ भी कहिए। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया हृदय गति रुकने से, और इससे पूरा देश राष्ट्रीय शोक में डूबा। और पाकिस्तान के जो मुखिया थे उन्होंने उनकी अर्थी को कंधा भी दिया, और माने ये एक बहुत दुखद घटना थी। और इसके बाद शास्त्री जी के जाने के बाद फिर गुलजारीलाल नंदा वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तब तक मैं दिल्ली आ चुका था कलकत्ता से, और इसके बाद मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी स्थिति बदल चुकी थी। और फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के उत्तराधिकारी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी रस्साकशी चली, काफी। और कांग्रेस का जो वयोवृद्ध, ये पुराने जो नेता थे, जैसे निजलिंगप्पा, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, ये जो पूरे जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते थे ओल्ड गार्ड, वो जिसमें कामराज जी भी शामिल थे, वो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और दूसरे थे जो दूसरा जो लड़ा था वो मोरारजी देसाई को बनाना चाहता था। और इसके बाद दोनों में हुआ कंपटीशन हुआ, और वोटिंग हुई, चुनाव इलेक्शन हुआ, और उसमें इंदिरा गांधी को वोट अधिक पड़े, क्योंकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो इंदिरा गांधी के साथ थे, और इंदिरा गांधी उनके प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री के उत्तराधिकारी बने। हालांकि उस समय इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बन चुकी थी, और उन्होंने बड़े अच्छे काम किए आकाशवाणी के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय दूरदर्शन था ही नहीं, आकाशवाणी ही सब कुछ हुआ करता था। और उन्होंने प्रसारण मंत्रालय में बहुत अच्छा काम किया। और इसके बाद 1966 में इंदिरा जी पहली बार प्रधानमंत्री बनी। ये एक जबरदस्त बात है, और यानी उसमें देसाई हार गए। लेकिन यहाँ एक दो और महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं कि भारत चीन युद्ध से एक नया विवाद छिड़ गया, और वो छिड़ा कम्युनिस्ट पार्टी। आपको याद हो, ये जानकर के ताज्जुब करेंगे, 1952 से लेकर के और 1964 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी एक यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी, एक प्रमुख प्रतिपक्ष हुआ करता था, प्रमुख, सबसे ताकतवर। यानी और बाकी जो पार्टियां थी, एसपी या पीएसपी या जनसंघ, उस समय जनसंघ हुआ करते, सब नीति, लेकिन नीति थी, सबसे ज्यादा सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी के थे, क्योंकि उसका विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन 1964 में बहस शुरू हो गई, और बहस ये हुई कि भारत ने चीन पर आक्रमण किया है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया है। ये एक बहुत दुखद विवाद था। हालांकि मेरे मत में ये नहीं होना चाहिए था। सच्चाई ये है कि जब भारत पर आक्रमण किया, भारत हारा। हमको अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। एक धड़ा या वो था कि जो चीन यानी माओ के साथ थे, जिसके अंदर पी सुंदरैया वगैरह और कई नेता थे, एक के गोपालन वगैरह, और दूसरी तरफ मास्को पंथी जिसमें डांगे वगैरह थे। ये दोनों में विभाजन हुआ। लेकिन एक और भी सेंट्रिस्ट ग्रुप था, जिसमें ज्योति बसु, ईएमएस, नंबूदीपाल वगैरह। और आखिर में जब हुआ तो जाहिर है कि 1964 में सीपीआईएम अस्तित्व में आई, पार्टी का विभाजन हुआ,
और जो सेंट्रिस्ट हुआ करते थे वो सीपीएम के साथ चले गए। वहां से ये जो साम्यवादी शक्ति थी उसका विभाजन, विघटन बहुत दुखद रहा। इससे कल नुकसान सीधा ये कह सकते हैं मजदूर और किसान एकता पे पड़ा, क्योंकि हर जगह पूरे देश में पार्टी विभाजित हो गई और संसद में जो हमारी शक्ति थी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की वो विभाजित हो गई। तो इसका नुकसान तो एक कुल मिलाकर ये कह सकते हैं सरवारा की उभरती शक्ति। क्योंकि यहाँ एक आपको मैं याद दिला दूं कि भारत में एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट हुआ था 1957 में कि दुनिया में पहली बार कम्युनिस्ट लोग चुनाव के माध्यम से केरल में सत्ता में आए थे। नमूद्रीपाद उस समय मुख्यमंत्री बने थे और निर्वाचित मुख्यमंत्री पहली बार ऐसा हुआ। हालांकि अब ये कहा जाता है कम्युनिस्टों के बारे में सब वो तो हिंसा के माध्यम से आते हैं। अरे भाई वो चुनाव के माध्यम से, बैलेट के माध्यम से आए थे, बुलेट के माध्यम से नहीं। तब भी पूंजीवादी सरकार ने उनको 1-2 साल से ज्यादा नहीं चलने दिया। फिर भी संसद में कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता रही, प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहा। और लेकिन इसके विभाजन के बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। और 67 जब मैं वापस लौटता हूँ तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन जाती हैं। लेकिन यहाँ ये एक चीज ध्यान रखना होगा कि 67 में जब चुनाव होते हैं तो इसी बीच में एक गैर कांग्रेसवाद का नारा चल पड़ता है, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, गैर कांग्रेस। और इसके प्रणेता थे समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और उन्होंने जबरदस्त नारा दिया और नारे का उनको तो फायदा भी हुआ। कई राज्यों से कांग्रेस की सरकार चली गई। नेहरू जी के जमाने में तो हर जगह कांग्रेस का ही बोलबाला था, चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो, उत्तर भारत दक्षिण भारत में कांग्रेस ही कांग्रेस थी। लेकिन जब डॉक्टर लोहिया ने कांग्रेसवाद का नारा दिया तो वो चलने लगे मतलब। और इससे ये हुआ कि जब 1967 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की संख्या घटी और यानी उस समय इंदिरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन यहाँ एक शब्द मैं जोड़ना चाहूंगा। आप जानते हैं कि इंदिरा जी क्यों प्रधानमंत्री बनी, ये ओल्ड गार्ड्स ने क्यों मनाया, इसकी एक बड़ी कहानी। और कहानी ये कि उन्हें कहा, ये पुराने नेता थे कामराज वगैरह, निजलिंगप्पा, एस.के. पाटिल, अतुल घोष वगैरह वगैरह, इन्होंने सोचा कि इंदिरा जी को बना दो। और एक नाम, एक शब्द उस समय उछला, गूंगी गुड़िया, गूंगी गुड़िया, डम डॉल। यानी ये अपने इशारों में चलेगी, गूंगी है, मेरा मतलब कुछ बहुत ज्यादा वो इनका कोई वजूद है नहीं भारत पर, इनका कोई राजनीतिक वर्चस्व नहीं है। ठीक है, इंदिरा नेहरू जी की पुत्री है वो एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली ये कोई बहुत बड़ी नेता नहीं है। तो उस समय ये कहा जाने लगा एक गूंगी गुड़िया को प्रधानमंत्री बना दिया गया है। यानी इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया के नाम से जाने जाने लगी। और ये गूंगी गुड़िया का शब्द आगे तक चला। और मैं अपनी आज की यादों को यही उसका अंत करूंगा कि क्योंकि इसके बाद जब 67 के जब चुनाव होते हैं तो जाहिर है कांग्रेस सत्ता का काफी कम सीटें हो जाती हैं जो पहले मिला करती थी। और इसमें ये लोहिया जी गैर कांग्रेसवाद का काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनती है, श्रीमती इंदिरा गांधी। और हालांकि इससे पहले श्रीलंका में, पड़ोसी देश श्रीलंका में श्री माओ भंडार नायक बन चुकी थी। लेकिन भारत में एक महिला का प्रधानमंत्री बनना इस बात का है कि हमने स्त्री की शक्ति को भारत ने बहुत पहले ही पहचान लिया था।
ये एक प्रमुख बात है। इसको हम लोग आगे के उसमें लेंगे। मैं इस समय इतना ही कह सकता हूँ कि 67 का जो साल रहा, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा और ये राज्यसभा में अ, जो कम्युनिस्ट नेता थे, उनकी भूपेश गुप्ता वगैरह जैसे नेता काफ़ी ज़बरदस्त थे और राज्यसभा में उनका बोलबाला था। बावजूद विभाजन के अभी भी कम्युनिस्ट लोग एक ऐसे एज ए होल, एज ए ब्लॉक बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। उत्तर भारत में इनका एक जबरदस्त प्रभाव था, खासतौर से बिहार, पूर्वी यूपी और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई कुछ जगह थे। तो मैं इतना कह कर के अपनी यादों पर विराम लगाता हूँ कि हमें 67 में इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा गणतंत्र जीवित रहा। मैंने जानबूझ के यूँ कह रहा हूँ कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में गणतंत्र नहीं रहा, वहाँ सैन्य आर्मी का टेक ओवर हो गया 5वें दशक में। अयूब मोहम्मद अयूब फील्ड मार्शल वो बन गए, तानाशाह बन गए। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र, गणतंत्र और संविधान की विजय रही और इसी को हमें बनाए रखना है आगे। धन्यवाद, आपने मेरी यादों को के साथ शेयर किया।